गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ऐसे अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सामान्य अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नावली यानी प्रश्न की श्रृंखला कर रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर का प्रमुख संतुलन अंग कहाँ अवस्थित होता है? तो कान का आंतरिक भाग में, कान के मध्य भाग में, मस्तिष्क के अग्रभाग में या कशेरुक दंड के ऊपरी भाग में। तो इसे कुल मिलाकर ये पूछना चाह रहा है कि मानव का संतुलन अंग कौन सा होता है। तो जो मानव का संतुलन अंग होता है वो कान होता है। तो कान का जो आंतरिक भाग होता है वह संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कान का आंतरिक भाग। अगला है ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है उसे क्या कहते हैं? हृदय, मस्तिष्क, कान या यकृत। तो इसका है आपका उत्तर हृदय। ईईजी जो है वो किसका होता है? हृदय का होता है। अगला है सॉरी, आपका जो है ये प्रश्न था, ठीक है। ईईजी किस अंग से संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है, ठीक है। अगला है अवतल लेंस प्रयुक्त होता है किसके सुधार के लिए? तो अवतल लेंस किसके सुधार के लिए प्रयोग होता है? मोतियाबिंद के लिए नहीं। दीर्घ दृष्टि दोष, निकट या दूर दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ये दो दिया हुआ है, तो दीर्घ दृष्टि दोष कोई होता ही नहीं है। तो अवतल लेंस होता है निकट दृष्टि दोष के लिए और उत्तल लेंस होता है दूर दृष्टि के दोष के लिए। अगला है मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है, यानी कि निगलना और उल्टी के लिए? तो कौन सा है? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगाटा या पोन्स। तो उल्टी के लिए और निगलने के लिए जो हमारा अंग होता है वो मेडुला ऑब्लांगाटा होता है, ठीक है। इसी के द्वारा ये जो है वो, वैसे मेडुला ऑब्लांगाटा का मतलब ये है कि जो अनैच्छिक जितनी भी क्रियाएं हैं उनको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। इनमें से कह रहा है कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सा सही है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क व मेरुदंड आते हैं, ठीक है, बिल्कुल ये सही है। खरगोश में 37 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स होते हैं। मानव में 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स होते हैं। तो इसमें हमारा तीनों सही है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क में मेरुरज्जु आता है। खरगोश में 37 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स होते हैं और मानव में 31 जोड़ी स्पाइनल होते हैं नर्व्स। तो 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो एक स्वस्थ मानव में सुनने की क्षमता क्या होती है? 45 से 50, 200 से 250 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 5 से 10 और 2000 से 2500 डेसिबल, ठीक है। तो शोर तो 70 डेसिबल भी ही हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया कि सामान्य यानी श्रवण क्षमता मानव में कितनी होती है? 5 से 10 डेसिबल तक होती है। सामान्य से फुसफुसाहट यानी सामान्य बातचीत जो है ना 5 से 10 डेसिबल तक होती है मानव की। ध्यान दीजिएगा, एक स्वस्थ मानव की सुनने की क्षमता की बात कर रहा है वो, ना कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसकी अलग होगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे जो बात करते हैं और दूसरा वाला बिना किसी भी समस्या के सुन लेता है वो 5 से और 10 डेसिबल, जिसे हम फुसफुसाहट की आवाज बोलते हैं, ठीक है। अगला है मनुष्य में मस्तिष्क, ठीक है, का कौन सा ऐसा भाग है जो सूक्ष्म चलन नियंत्रित करता है, शरीर के संतुलन एवं साम्य तथा पेशी टोन को संधारित करता है, यानी कि नियंत्रित करता है? तो इसके अंतर्गत कौन आता है? प्रमस्तिष्क, चेतक, अनुमस्तिष्क या अधश्चेतक। तो इसमें आता है आपका अनुमस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क के द्वारा क्या किया जाता है, ठीक है, यानी सूक्ष्म चलन को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि नेत्रदान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? आइरिस, लेंस, कार्निया
या रेटिना। ठीक है, तो इसमें कौन सा भाग होता है, याद रख लीजिए कार्निया। सिर्फ नेत्र प्रतिस्थापन भी बोलता है, यानी कि नेत्र जो बदला जाता है तो उसमें कार्निया ही बदली जाती है, बाकी और कुछ नहीं बदला जाता है। और यदि कार्निया ही खराब हुई तभी उससे यानी कि करेक्शन किया जा सकता है, अन्यथा जो यानी कि नेत्र है वो व्यक्ति जो है उसके और दूसरी चीजें वो प्रतिस्थापित अभी तक नहीं की जा सकती हैं। इनमें से कौन सा धीमा न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा धीमा न्यूरोट्रांसमीटर है, GABA, एड्रिनल या एपिनेफ्रिन या एस्टोकोलाइन। धीमा का मतलब है कम, तो इसमें आपका एसिटोकोलाइन जो है वो धीमा न्यूरोट्रांसमीटर है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, रेटिना कैमरे के किस भाग के अनुरूप है, फिल्म के, लेंस के, शटर के या कांच के। रेटिना की बात कर रहा है। ठीक है, तो रेटिना कैमरे में जो भाग होता है किससे यानी किस तरह से संबंधित है, तो फिल्म की तरह है, यानी कि जैसे कैमरे में फिल्म में चित्र बनता है उसी तरह से, यानी जिसे आप लोग निगेटिव बोलते हैं वहां चित्र बनता है, उसी तरह से रेटिना में भी क्या है, चित्र बनता है। ठीक है, लेंस तो उसमें भी लेंस होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कह रहा है कथन यह है मानव की सूंघने की क्षमता कम होती है। दूसरा यानी कारण है नाक में कुछ ही हिस्सों में घ्राण संवेदी पाई जाती है। अब इसका वही है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही हैं लेकिन ये व्याख्या नहीं करता, ए सही है आर गलत है, आर सही है ए गलत है। तो इसका जो हमारा होगा वो बिल्कुल होगा। ठीक है, हमारा जो उत्तर है वो यही है कि जो मानव में सूंघने की क्षमता कम होती है, कारण इसका है कि नाक में कुछ ही जगहों पर यानी घ्राणेन्द्रियां या घ्राण संवेद्रियां पाई जाती हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गलगंड यानी ग्वाटर के कारण निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ यानी कि बढ़ जाती है। तो कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है, आधिवृक्क, वलकुट यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स, आधिवृक्क मध्यांश यानी एड्रिनल मेडुला, या पीयूष या औटुक यानी थायराइड ग्रंथि। तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि जो गलगंड होता है वो किससे होता है, थायराइड ग्रंथि से यानी बढ़ जाने के कारण होता है। ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, और थायरॉक्सिन इससे निकलता है, हार्मोन जो कि हमारे शरीर में वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, इनमें कथनों पर विचार कीजिए। थायराइड ग्रंथि को एड्रेनलिन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन हीनता से परिणाम स्वरूप मनुष्य में गलगंड होता है। ये तो सही है, अभी ऊपर बताया मैंने। आयोडीन अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, स्तर के नियंत्रण में सहायता करता है। तो चलिए अब इसमें से कौन सा सही है, एक और दो, दो और तीन, केवल दो, एक दो तीन तीनों सही हैं। तो इसमें जो आपका सही है सिर्फ दो सही है। यानी थायराइड ग्रंथि को एड्रेनलिन बनाने के लिए नहीं, थायरॉक्सिन बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। एड्रेनलिन ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, तो आयोडीन की आवश्यकता किससे होती है, यानी थायराइड जो है हार्मोन बनाने के लिए। ये सही है, आयोडीन हीनता से जो है मनुष्य में गलगंड होता है। आयोडीन अग्न्याशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। ठीक है, सॉरी, यानी कि ये होता भी होगा थोड़ा बहुत, तो कोलेस्ट्रॉल के नियंत्रण के लिए जरूरी नहीं है आयोडीन। तो इसका मतलब है हमारा सिर्फ उत्तर हो गया केवल सी, यानी कि सी वाला उत्तर हो, केवल दो सही है। अगला है, इनमें से कथनों पर विचार कीजिए कि हार्मोन्स के गुणधर्म का वर्णन कौन करते हैं। इनमें से कौन से हैं जो हार्मोन्स के गुणधर्मों का वर्णन करते हैं। तो इसमें है, ये स्टेरॉयड, प्रोटीन, पेप्टाइन या अमीनो अम्ल व्युत्पन्न होते हैं, इससे बनते हैं। अगला है कि ये शरीर के अंगों में उत्पादित नहीं किए जाते और अधिकतर संपूरक के रूप में लिए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यानी संपूरक के रूप में लिए जाते हैं, ये कह रहा है। और इसमें कह रहा है कि ये उन अंगों के
कार्यकरण को प्रभावित नहीं करते जिन्होंने इन्हें स्रावित किया है। और फिर इसके बाद आता है कि ये सह एंजाइमों की तरह कार्य करते हैं और एंजाइमों को उनके प्रकार्य करने में सहायता करते हैं। अब इनमें सही उत्तर चुनना है कि कौन कौन से क्या हैं, सही हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार क्या कर लीजिए, देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि ये स्टेरॉयड, प्रोटीन, पेप्टाइन या अमीनो अम्ल व्युत्पन्न है। हार्मोन की बात कर रहा है। ये शरीर के अंगों द्वारा उत्पादित नहीं किए जाते और अधिकतर संपूरक के रूप में लिए जाते हैं। ये कभी भी नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा आपका, दूसरा गलत है। ठीक है, तो अब इसमें यानी कि ये आपका दूसरा गलत हो गया। तो जो ऑप्शन हैं उसमें बी में, डी में और सी में। ठीक है, इसमें सब में दो दो है। वैसे तो इसमें पहले में भी दो है। और ये उन अंगों के कार्यकरण को प्रभावित नहीं करते जिन्होंने इन्हें स्रावित किया है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें पहला और तीसरा सही है, जो कि हमारा आंसर क्या है, वो गड़बड़ है। ठीक है, लेकिन हमारे इसमें जो दिया हुआ है वो पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा और तीसरा, और दूसरा तीसरा चौथा और पहला। देखिए हमारा जो है ना, दूसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि शरीर के अंगों द्वारा किया जाता है और ये बाहर से नहीं ले जाते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा गलत है। तो इसमें, इसमें और इसमें सब गलत है। ये मुझे लगता है 3 होना चाहिए था। ठीक है, तो हमारा उत्तर पहला और तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जिस अंग के द्वारा निकलते हैं उसे प्रभावित नहीं करते हैं, ये बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन 1, यानी कि इंसुलिन अंतःस्राव यानी हार्मोन 1 क्या है, ग्लाइकोलिपिड है, वसी अम्ल है, पेप्टाइल है या स्टेरॉल है। तो इसमें जो ये है इंसुलिन एक तरह का पेप्टाइड है और इसकी कमी से क्या होता है, शुगर रोग हो जाता है। ठीक है, तो इसकी कमी से शुगर रोग हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, इनको सुमेलित करना है। कुछ हार्मोन दिए गए हैं और कहाँ से निकलते हैं। प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, थायरॉक्सिन और इंसुलिन। तो बिल्कुल है, आपको यदि पता है तो इंसुलिन कहाँ से निकलता है, अग्न्याशय से निकलता है। थायरॉक्सिन थायराइड से निकलता है। बस दो और, यानी कि इसको एक को क्या कर लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका है ये उत्तर दिए गए हैं, तो थायरा यानी कि डी का 2 हो जाएगा। तो डी का 2 यहाँ 2 जगह है। क्लियर। अब इसके बाद सी का कितना है, 1 है, सी का 1 है, सी का 1 है। अच्छा, क्वेश्चन आपको फंसा दिया है। चलिए, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो अब यानी गर्भाशय से होता है या वृषण से होता है, तो इनमें से एक का ही ले लीजिए। तो इसमें आपका जो टेस्टोस्टेरॉन है वो किससे हो जाएगा, ये पुरुष हार्मोन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन पुरुष हार्मोन है, तो ये 4 हो जाएगा। तो अब आपका निर्धारित हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरॉन महिला यानी हार्मोन है, तो कहाँ से निकलता है, गर्भाशय से, यानी महिला में निकलता है। तो आपका हो जाएगा यानी ए का 3 हो गया और बी का 4 हो गया। तो 3 4 1 2 हमारा उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कथनों पर विचार कीजिए कि यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इससे रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये विशिष्ट गुण है। ठीक है, किसके, अब ये यकृत का गुण है, प्लीहा का गुण है, अग्न्याशय गुण है या लार ग्रंथियों का गुण है। फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। तो इसका मतलब है कि ये ए में होगा ही नहीं, यानी यकृत तो आपका होना नहीं है, क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब इसके बाद आगे कह रहा है कि इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्या होता है, वो क्षारीय होता है। ठीक है, अब इसी से ही ले लेंगे। दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि पाई जाती है वो अग्न्याशय होती है, पैंक्रियाज। ठीक है, तो और आपको कुछ जरूरत नहीं है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इस विशिष्ट गुण है किसके, अग्न्याशय के। ठीक है, प्लीहा स्प्लीन तो है ही नहीं है, आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है। लार ग्रंथियां तो बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन वो मुंह में पाई जाती हैं। तो हमारा उत्तर हो गया सी, अग्न्याशय। अगला प्रश्न, इसे भी क्या करना है, मिलाना है।
यानी हार्मोन है और ये हार्मोन कौन सा किसके लिए कार्य करने के लिए करता है, ठीक है। एड्रिनल है, एस्ट्रोजन है, इंसुलिन है और है फेरोमोन्स है। तो सबसे पहले आप क्या ले लीजिए, इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करता है, ठीक है, ये ग्लूकोज को, यानी कि सी का कितना हो गया 4, तो सी का 4 आपका किस में है, सी का जो 4 है वो बी और डी में हो गया, ठीक है। ओके, चलिए अब इसके बाद है एड्रिनेलिन, ठीक है। तो जो एड्रिनेलिन होता है वो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है और इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन से जाना जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये गुस्सा, डर और खतरा पर होता है। नहीं, ए का कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब है कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा, ठीक है। तो एड्रिनल के लिए है गुस्सा या डर, एस्ट्रोजन के लिए है, तो एस्ट्रोजन ये मादा हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन जो है वो होता है, अच्छा सॉरी, सी में 4 है, ठीक है। तो सी में 4 है तो आपका ये उत्तर बन जाएगा, माफी चाहता हूं थोड़ा सा, ये उत्तर आपका बनेगा ए या सी में, सी में 4 है, ठीक है। तो इंसुलिन का क्या है, ग्लूकोज है। तो अब इसके बाद ए एड्रिनल, गुस्सा और डर के लिए, तो इन्हें सी हो जाएगा आपको उत्तर, 1 3 4 2, ठीक है। तो एड्रिनलिन जो है वो किसके लिए है, गुस्सा और डर पर। और इसके बाद है एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन जो है वो मादा हार्मोन है। इंसुलिन ग्लूकोज के लिए है और फेरोमोन्स जो है वो क्या है, वाहक द्वारा साथी को आकर्षित करना, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, क्लियर, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सी। इसके बाद है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर शर्करा का स्तर को नियंत्रित करता है। तो अभी बार बार आ रहा है कौन सा, ठीक है, यानी पीयूष ग्रंथि, लैंगरहैंस, हाइपोथैलेमस या प्लीहा। तो इसमें रुधिर शर्करा के स्तर को नियंत्रित कौन करता है, तो रुधिर शर्करा को कौन करता है, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। अग्न्याशय में जो लैंगरहैंस द्वीपिकाएं पाई जाती हैं वहीं से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। अगला है डायबिटीज एपेंडिस के लक्षण है, डायबिटीज एपेंडिस के लक्षण कौन से, सॉरी, डायबिटीज इंसिपिडस के लक्षण क्या है। इसमें कम मूत्र त्याग व कम प्यास, अधिक मूत्र त्याग व कम प्यास, अधिक मूत्र त्याग और अधिक प्यास, कम मूत्र त्याग और अधिक प्यास। तो इसमें होता है दोनों अधिक होता है, अधिक मूत्र त्याग और अधिक प्यास होता है, ठीक है। इंसिपिडस, ये डायबिटीज में अधिक मूत्र त्याग और अधिक प्यास जो है इसकी खासियत होती है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अधिक मूत्र त्याग और अधिक प्यास। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, रुधिर दाब नियंत्रित होता है किसके द्वारा, एड्रिनल के द्वारा, थाइमस के द्वारा, अवर्टु के द्वारा या पीयूष के द्वारा, ठीक है। तो रुधिर दाब जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। तो जहां से एड्रिनल क्या निकलता है, तो वो रुधिर यानी कि वो निकलता है, हार्मोन निकलता है जो लड़ो या उड़ो नाम से जाना जाता है। अगला है एल्केप्टोन्यूरिया, मानव के खोजे गए अप्रभावी विशेषकों में प्रथम था। कथन है एल्केप्टोन्यूरिया उस एंजाइम की कमी से होता है जो एल्केप्टोन से मेलेनिन के संश्लेषण को उत्प्रेरित करती है। अब इसमें आपका ए और आर दोनों सही हैं और वो उसकी व्याख्या करता है, या ए और आर दोनों सही हैं उसकी व्याख्या नहीं करता है, अथवा ठीक है ए सही है आर गलत है, या ए गलत है और आर सही है। तो इसमें जो है हमारा वो ये दोनों सही तो हैं, ठीक है, यानी कि एल कैप्टोन्यूरिया मानव द्वारा खोजे गए, यानी कि मानव के खोजे गए अप्रभावी विशेषकों में पहला था। ये भी सही है, एल्केप्टोन्यूरिया उस एंजाइम की कमी से होता है जो एल्केप्टोन से मेलेनिन के संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। तो ये दोनों सही है, लेकिन ये इसका कारण नहीं, वो खोजा है ना, पहला खोजा गया है, ठीक है। तो ये थोड़े है कि वो उसको संश्लेषण में प्रेरित करता है। तो ये दोनों सही हैं, लेकिन ये यानी आपका उत्तर हो जाएगा बी, दोनों सही हैं लेकिन ये इसकी क्या नहीं करता है, व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है
वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वर्तमान की बात कर रहा है। ग्रेगर जॉन मेंडल, इसे आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। लेकिन वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक ह्यूगो डेब्रिज, चार्ल्स डार्विन या थॉमस हंट मॉर्गन। तो वर्तमान आनुवांशिकी विज्ञान का जनक थॉमस हंट मॉर्गन को कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया, टी सेक्स व्याधि या सिस्टिक फाइब्रोसिस या हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन आप जानते हैं किसको कहा जाता है? हाइपरटेंशन तो वही सरदर्द होता है या जो है यानी कि वो उच्च रक्तदाब, तो ये तो है नहीं। यहां पर कह रहा है यौन संबंधित रोग की बात कर रहा है। तो जब यौन संबंधित रोग की बात कर रहा है तो टी सेक्स व्याधि, ठीक है, यानी टी सेक्स व्याधि या टी सेक्स डिजीज जो है वो इससे संबंधित है। हीमोफीलिया भी नहीं है यौन संबंधित रोग। अगला प्रश्न है, डीएनए के द्विगुणन प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने प्रस्तावित किया था? तो आप जानते हैं कि इसका उत्तर पहला ही होगा, वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अनुवांशिक, ठीक है, अव्यवस्था नहीं है? अव्यवस्था का मतलब अनुवांशिक रोग कौन सा नहीं है? डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या दात्र कोशिका अरक्तता। तो यहां पर आप जानते हैं डाउन सिंड्रोम भी है, हीमोफीलिया भी है और दात्र कोशिका अरक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया ये है। लेकिन ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये जो है ना अनुवांशिक रोग नहीं है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, ओके, अच्छा ये काफी बड़ा प्रश्न है, इसे सुन लीजिएगा तब समझिएगा। कह रहा है, एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को गोद लिया, इससे कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें कुछ जुड़वा पुत्र हुए। ध्यान दीजिएगा, एक बालक उन्होंने गोद लिया और 2 जुड़वा उनके बच्चे हो गए। दंपत्ति में एक का रुधिर ए बी पॉजिटिव है, दूसरे का ओ निगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रुधिर वर्ग ए पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। तो गोद लिए गए पुत्र का रुधिर वर्ग कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, ये पूछ रहा है कि जो गोद लिया गया है उसका यानी कि कौन सा होगा। कहने मतलब है कि यदि जो है दंपत्ति में ए बी पॉजिटिव और ओ ये दोनों हैं तो इनसे कौन सा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। ठीक है, वैसे ये प्रश्न तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है कि जिससे उन्होंने गोद लिया है, ठीक है, उसका जो माता पिता रहेंगे उनमें से किसी का ए बी हो सकता है या ओ हो सकता है। तो यहां पर ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या उपलब्ध जानकारी के आधार पर कहा नहीं जा सकता। ठीक है, वैसे सच में तो उत्तर यही होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है हमारा जो उत्तर होगा, क्योंकि ए बी और ओ यानी दूसरे का ओ है तो यहां से क्या हो सकता है, जो ओ पॉजिटिव है, क्योंकि ये ओ निगेटिव है तो ओ निगेटिव का है और दूसरे यानी कि तीसरे का ओ पॉजिटिव है, तो जो ओ पॉजिटिव इनमें से किसी का भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ओ पॉजिटिव इसमें से यानी इन दोनों पुत्रों का इसमें जो है ना ओ पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि ओ पॉजिटिव इसी का ही होगा, किसका, जिसे गोद लिया गया। ध्यान से फिर समझ लीजिएगा, ए बी पॉजिटिव और दूसरे का क्या है, ओ निगेटिव है। तो ओ निगेटिव हो यानी ओ निगेटिव होगा, ओ पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ए पॉजिटिव और दूसरे का बी पॉजिटिव बिल्कुल ये संभव है, क्योंकि ए बी पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव, ठीक है, दूसरे का हो सकता है। और तीसरे का जो है ना ओ पॉजिटिव है तो ओ निगेटिव होगा। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा ओ पॉजिटिव। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ए बी पॉजिटिव और ओ निगेटिव से जो बना हुआ है वो या तो ए पॉजिटिव होगा या तो बी पॉजिटिव होगा या तो ओ निगेटिव होगा, ओ पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, ये है, या ए बी पॉजिटिव हो सकता है। तो समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो गोद लिया हुआ पुत्र है वो क्या होगा, ओ बी यानी ओ पॉजिटिव होगा। ठीक है, ओके, तो ये थे यानी कि हमारे कुछ प्रश्न, ये 20 से 30 प्रश्न है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोगों से फिर एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और
अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि लोग जो है वो यानी कि और इसका फायदा उठा सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।